हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस्ट। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग में नए डेवलप किए गए कॉम्प्लेक्स को और म्यूज़ियम गैलरीज़ को इनॉग्रेट करके राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या है ये? इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को डेवलप किया है और एग्जिस्टिंग अम्यूनिटीज़ को भी उन्होंने रिनोवेट किया है। इसमें 4 म्यूज़ियम गैलरीज बनाई गई हैं, जिसमें 3D ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार, पंजाब के इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को दिखाया जाएगा। उसके अलावा वहाँ का जो मुख्य स्मारक है उसको भी रिनोवेट किया गया है। वहाँ तक पहुँचने वाले रास्तों को चौड़ा किया गया है। उस स्मारक के आसपास एक लिली पॉन्ड को डेवलप किया गया है। वहाँ जो शहीदी कुआं है उसको भी रिनोवेट किया है। इसके अलावा बहुत सारे और अम्यूनिटीज़ को डेवलप किया गया है टूरिस्ट के लिए और विजिटर्स के लिए। इसका अनाउंसमेंट 2019 में गवर्नमेंट ने किया था, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के 100 साल पूरे हुए। इसको क्यों बनाया गया? ताकि हम अपने गौरवमय इतिहास को ना भूल सकें और अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का बलिदान जो उन्होंने दिया है उसको हमेशा याद रख सकें। जी हाँ, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आज आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आप भारत के इतिहास के बारे में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में और ख़ास तौर से पंजाब के संदर्भ में इसे कितना जानते हैं, या कितनी कोशिशें आज तक हुई कि भारत का हर एक नागरिक इन सारी चीज़ों के बारे में जान सके। पंजाब के अमृतसर में, जो कि हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे एक और जगह है जो हमारी हिस्ट्री और स्वतंत्रता संग्राम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग की। ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे जिसकी वजह से जलियांवाला बाग इतना फेमस है? क्या इंसिडेंट हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था और किस तरह से वहाँ हुए उस घटना ने देश के पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी और भारत के हर नागरिक को मर मिटने के लिए एक नया जोश पैदा कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का साथ दिया और ये उम्मीद की कि विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद जो विद्रोह पैदा हो रहा था भारत में और जो आज़ादी की मांग हो रही थी, उसको दबाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट का नाम दिया गया एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इस एक्ट की अध्यक्षता की सिडनी रॉलेट ने, इसलिए इस एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश हुकूमत को ये पावर दी गई कि वो शक के बेसिस पे बिना किसी एविडेंस के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी जुडिशियल ट्रायल और रिव्यू के 2 साल तक उसको कैद कर सकते हैं। इस बात का महात्मा गांधी जी सहित भारत के और भी दूसरे नेताओं ने अपोज किया। गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और सत्याग्रह किया। पूरे देश में तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन दिल्ली, पंजाब और गुजरात के अंदर इसका कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहा था। एज अ रिजल्ट 10 अप्रैल 1919 को लोकल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब के अमृतसर में 2 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उनके अरेस्ट के बाद लोकल लोगों में नाराज़गी हुई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। और इसके बाद पंजाब में आर्मी बुला ली गई और उन्होंने वहाँ पे लोगों के किसी भी तरह के जमावड़े पे प्रतिबंध लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में। मकसद था बैसाखी का त्यौहार मनाना, दोनों नेताओं की रिहाई और 10 अप्रैल को हुए गोलीकांड का विरोध करना। इसकी खबर जैसे ही जनरल डायर को मिली, वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग तब तक चलती रही जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हुई। लगभग 1650 राउंड की गोलियां चलाई गई। चारों तरफ चीखें थी, लाशें थी। लोग जान बचाने के लिए दीवार फांदने की कोशिश करते रहे और कुछ तो वहां बने हुए कुएं में कूद गए, ये सोचकर कि कैसे भी इन गोलियों से बचा जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मौत दोनों तरफ थी। आज भी वहाँ की दीवारों में इस बर्बर कृत्य में चलाए गए गोलियों के निशान हैं और वहाँ कुएं में कूदे हुए अनगिनत लोगों की चीखों की आवाज़ आज भी आपकी आत्मा को झंझोड़ देगी।
इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस तरीके से जलियांवाला बाग ब्रिटिश सरकार के निर्मम, बर्बर, क्रूर और शर्मनाक शासन का एक जीता जागता प्रमाण बन गया। इस घटना ने उस समय भारत के हर व्यक्ति को दुखी किया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पूरे जीने का मकसद ही इस घटना ने बदल दिया। जी हाँ, वो थे पंजाब के संगरूर के सुनाम में पैदा हुए शेर सिंह। कम उम्र में अनाथ होने की वजह से अनाथालय आए और नाम मिला उधम सिंह। उधम सिंह ने पढ़ाई करी, विदेश गए, नौकरी करी, गदर पार्टी से जुड़े, वापस आए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत की और 5 साल जेल भी काटी। 1934 में किसी तरह उधम सिंह ब्रिटेन पहुंचे और मकसद सिर्फ एक ही था, जलियांवाला बाग की घटना का बदला। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में एक सभा बुलाई गई। उस सभा को संबोधित करने के लिए माइकल ओ डायर आया। जैसे ही वो आया, उसे देखकर उधम सिंह ने उसको गोलियों से भून दिया। माइकल ओ डायर वही व्यक्ति था जो पंजाब प्रोविंस का उस समय का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने जनरल डायर के उस कृत्य को सहमति दी और उसका समर्थन किया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन में ही फांसी दे दी गई और उनको दफना दिया गया। 1974 में भारत सरकार के प्रयास से उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया और ससम्मान उनके पैतृक गांव सुनाम में उनका दाह संस्कार किया गया। शहीद उधम सिंह ही वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का ब्रिटेन में जाकर बदला लिया और उस नरसंहार में शहीद हुए हर व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हमारे इतिहास में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शहीद उधम सिंह को वो जगह मिल पाई जो बाकी लोगों को मिली? क्या कोशिशें की गई कि हर भारतीय के दिल में शहीद उधम सिंह अमर रहें? अगर नहीं, तो क्या कोशिशें और होनी चाहिए? मैं विनती करता हूँ सब लोगों से कि हम अपने वीर और महान क्रांतिकारियों के बारे में जानें, उनके बलिदान को याद रखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके योगदान के बारे में बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।